ये जनरल साइंस की क्लास है जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इनको ऑलरेडी पूछ लिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन किस परीक्षा की दृष्टि के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर गौर करना, 4th ग्रेड हाल ही में आ रही है, सितंबर में एग्जाम इसके लिए तो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, इसी के लिए तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पटवार आ रही है भर्ती, वीडियो आ रही है, हाई कोर्ट 4th ग्रेड की है ना, पियोन की आई है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, रीट मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और अन्य जितनी भी भर्ती। तो ज़्यादातर 4th ग्रेड हाई कोर्ट के लिए, रीट मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। और जीएस के क्वेश्चन ज़्यादा वो नहीं पूछता है, उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करता रहता है, बस क्वेश्चन पूछने की प्रणाली को चेंज कर देता है, ठीक है। तो वो पहला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम, बहुत लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश में। देखो ये इंग्लिश की लैंग्वेज है और मैं पढ़ाऊँगा हिंदी में, ठीक है। तो ये अपने हिंदी की, तो अपने हिंदी के बेसिस पे चलते हैं, ओके। अब आप देख पा रहे होंगे कि मेरे क्वेश्चंस नहीं हैं। देखो अगर मेरे क्वेश्चन होते हैं तो मैं ई ऑप्शन नहीं डालता, इतनी मेहनत क्यों ही करूं। तो ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है जो सीटी में आया है शायद, ये तो सीटी में आया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं एक बार। चलिए मिलान करना है, ठीक है। रक्त प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसे WBC कहते हैं, और प्लेटलेट्स, इनका काम क्या होता है इनके बारे में। तो अगर आपको पता हो सिंपल, तो रक्त प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन और श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त WBC ये काम करती है प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है, लड़ने की क्षमता पैदा करती है। तो सी का तो होगा 4th, लड़ने की क्षमता पैदा करती है, ठीक है। और प्लेट्स और हीमोग्लोबिन, देखो प्लेट्स की बात कर लेते हैं। प्लेट्स होते हैं थक्का निर्माण में इनका यूज किया जाता है। देखो विटामिन के, अगर आपने पढ़ा हो, विटामिन के का उपयोग भी रक्त के थक्का निर्माण में ही किया जाता है, ठीक है। और इसी के साथ बात कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ पेन को। हीमोग्लोबिन तो देखो ऑक्सीजन का पूरे शरीर में प्रवाह करता है, ठीक है। ऑक्सीजन से आमंदित होकर पूरे शरीर में विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो बिल्कुल सही है बी, हीमोग्लोबिन है ना, ऑक्सीजन के साथ ही क्रिया, ऑक्सीजन के साथ बहता है, पूरे शरीर में पहुंचाता है, ठीक है। और रक्त प्लाज्मा कोशिका इसमें निलंबित होती है, ठीक है। तो अब देख लो ऑप्शन देख लेते हैं हम एक एक, अपना छोटा कर लेता हूँ। ए में हमने फर्स्ट किया है, तो ए में फर्स्ट किस में नहीं है, इसमें नहीं है, बी ऑप्शन में नहीं है, काट देते हैं, और डी में नहीं है, इसमें काट देते हैं, ओके। बी में हमने सेकंड किया है, तो बी में सेकंड ए ऑप्शन में ही है, ठीक है। सी में देखो 4th किया हमने, बिल्कुल 4th किया, WBC रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है, मैंने बताया ना, प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है, ठीक है। और प्लेट्स होते हैं जो थक्का निर्माण में यूज करती है। एक विटामिन के, इसका भी याद रख लेना उपयोग, थक्का निर्माण में यूज होता है विटामिन के का काम क्या है, थक्का निर्माण करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना ए ऑप्शन हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रोग से संबंधित है, ये काफ़ी बार आता है, इम्पोर्टेंट जितना लगा सकते हो ना उतना लगा लो आप, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है और ये क्वेश्चन पूछता रहता है बार बार। देखो मैं कुछ एग्जाम्पल ही बता दूंगा। देखो इंग्लिश वाली इंग्लिश में पॉज करके देख लेना, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, ओके। चलो अब देखो, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, मलेरिया और दाद, इनका एक एक प्रकार देख लेते हैं। चिकन पॉक्स होता है छोटी माता, अगर छोटी माता अपने पर दाने होते हैं, उसमें बोलते हैं कि हवा के संपर्क में ना आना चाहिए, और एक दूसरे जिसके चिकन पॉक्स हुआ उसके संपर्क में भी ना आना चाहिए, क्योंकि ये फैलता है, और जो संपर्क में आने से फैलता है वो वायरस होता है। तो क्या है, ए में क्या होगा, 3rd, ओके। दूसरा है मलेरिया, टाइफाइड होता है जीवाणु, टाइफाइड क्या होता है, जीवाणु। हैजा भी क्या है, जीवाणु है, ये याद रखना है, ये पूछ लेता है, हैजे के बारे में पूछ लेता है, हैजा भी एक जीवाणु है, ठीक है। अब आता है मलेरिया, कलर चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट में, हो गया। मलेरिया के बारे में इंपॉर्टेंट याद रखना, ये काफ़ी बार आता है, प्रोटोजोआ है मलेरिया, सबसे इम्पोर्टेंट ये लगता है मुझे, मलेरिया प्रोटोजोआ है। और दाद
रिंग वर्म होते हैं ना, ये कवक होते हैं। ओके, तो ये क्या है, डी में क्या आएगा, सेकंड आएगा। तो एक बार ऑप्शन बात कर लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल और लेके आया हूँ मैं, उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको मिला लेते हैं अपना कि चलो ए में हमने क्या किया, चिकन पॉक्स वायरस है एक प्रकार से। तो ए में क्या है, थर्ड है, इसमें नहीं है, एक मिनट, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, थर्ड, ठीक है। ये देखो ऑप्शन काटने का तरीका आना चाहिए। टाइफाइड क्या है, हमने क्या, जीवाणु है, टाइफाइड मतलब 4 है, तो 4 किस में है, सिर्फ इसी में है, इसमें नहीं है। अब देखो हमने और भी सही किया, मलेरिया को हमने फर्स्ट दिया है, सी को हमने फर्स्ट दिया तो इसमें फर्स्ट है, और दाद को हमने सेकंड दिया, ठीक है। अब ये तो हो गए इतने क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं ना। अब कुछ एग्जांपल हम और लेते हैं। जिस प्रकार से हमने हैजा को जीवाणु बताया है, ठीक इसी प्रकार अगर आपको पूछ ले कोरोना, अगर आपको पता है कोरोना, अगर पूरा नाम अगर पूरा लोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, कोरोना वायरस, समझ में आया। तो कोरोना क्या है, एक प्रकार से वायरस है। ओके, चिकन पॉक्स वायरस है। एक इम्पोर्टेंट बात है, आगे क्वेश्चन में भी आ जाएगा, फिर भी बता देता हूँ, कैंसर, ये सभी तो संक्रामक हैं। दाद है, चिकन पॉक्स है, टाइफाइड, ये किसी न किसी के एग्जाम से, मलेरिया प्रोटोजोआ का है, चिकन पॉक्स विषाणु वायरस है, ये सभी संक्रामक हैं। लेकिन कैंसर क्या है, असंक्रामक है, असंक्रामक। असंक्रामक ये मतलब जेनेटिक्स होता है कैंसर, या तो जेनेटिक्स की प्रॉब्लम की वजह से होगा, जैसे इंसुलिन होता है वो जेनेटिक्स की वजह से ही होता है, ठीक है, इंसुलिन। और कैंसर भी असंक्रामक है, किसी के संपर्क में आने से नहीं होता, जिसके हो गए उसके हो जाता है, ठीक है। हैजा क्या है, एक प्रकार से जीवाणु है। ओके, और मलेरिया प्रोटोजोआ है, ये काफ़ी बार पहुंच चुका है। इसी के साथ कैंसर के साथ एक और होता है गठिया, जोड़ों में दर्द होना, गठिया जिसे बोलते हैं जोड़ों में दर्द होना, ये भी असंक्रामक है। ये 2 एग्जाम्पल याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओके, तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह सदलेपन कहलाती है। ये काफ़ी बार पूछ लेता है। जिंक की, Fe की जिंक के साथ की क्रिया होती है, ये सदलेपन पर रहता है। इसमें क्या होता है, लोहे को संक्षारण से बचाता है, लोहे को संक्षारण से मतलब लोहे को जंग लगने से बचाता है, लोहे को सबसे इम्पोर्टेंट है। वैसे तेल भी लगाया जाता है, पेंट भी लगाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विधि है यह सदलेपन, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना सबसे उत्तम विधि मानी गई है। ओके, तो इसे लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए किया जाता है, जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है। ओके, और चलो अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और ये तो शायद मैंने शॉर्ट्स में भी डाला है कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले ही डाला है शॉर्ट्स में अपने इसी चैनल पर, तन्यता के बारे में, ठीक है। ये इंग्लिश वाली इंग्लिश में, हम हिंदी में बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तन्य धातु है। मैंने आपको बताया था धातु में क्या होता है, तन्यता का गुण होता है, तन्यता का गुण पाया जाता है धातु में। इसी के साथ आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, ठीक है। और धान्विकता का गुण पाया जाता है, धावनी का, ठीक है। और इसी के साथ तन्यता, आघात वर्धनीयता, धान्विकता, चालकता का गुण पाया जाता है धातुओं में, चमकता का गुण पाया जाता है। तो ये धातुओं की प्रॉपर्टीज है कि धातु में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तन्यता का मतलब होता है तार खींचना, तैसे तन्यता तैसे तार, किसी धातु को इतना महीन कर देना कि उसके तार बनाए जा सकें, ठीक है। आघात वर्धनीय होता है चद्दर बनाना, जैसे लोहे को पीट कर चद्दर बनाया जाता है, टीन बनाई जाती है। धान्विकता, कठोर धातुओं को आपस में टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है, इसमें क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। चालकता, धातुओं में चालकता गुण पाया जाता है, जैसे लोहे में करंट बहता है, ठीक है। और उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है कौन, एजी, चांदी होती है। चमकता का गुण पाया जाता है, धातु चमकती है बिल्कुल, लेकिन अधातु भी चमकती है, जैसे कि अधातुओं में आयोडीन है। धातु तो चमकती है लेकिन अधातु चमकदार नहीं होती, लेकिन कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आयोडीन है और हीरा है,
ये दो कठोर होते हैं, हीरा कठोर होता है और आयोडीन भंगुर होती है, लेकिन इन दोनों में ही चमकता का गुण पाया जाता है, अधातु है दोनों, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज थी किसकी, धातुओं की, बता दी मैंने। अब अपने पास प्रॉपर्टीज है तन्यता के बारे में, ठीक है, तन्यता के बारे में आया है, एक बार उसको बता देता हूँ मैं। तन्यता का मतलब क्या है, तार बनाना। तन्यता सबसे ज़्यादा किसकी होती है, एयू की। एयू क्या है, सोना है, सोने की सबसे ज़्यादा तन्यता होती है। सोने का 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा तन्यता किसकी है, सोने की है। तो ये सोना ऑप्शन में है बिल्कुल। उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है, वो तांबा। तांबे का यूज किया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा चालक होता है उष्मा का चांदी, उष्मा का चालक, ठीक है। और बिजली के तारों में चांदी का उपयोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि महंगी है, लोग चोरी करके ले जाए, इसलिए तांबे का यूज किया जाता है। लेकिन उष्मा का सबसे ऐसा चालक कौन है, चांदी है। चांदी का प्रतीक क्या है, Ag, इसको Ag से प्रतीक करते हैं। सोने का Au होता है, एल्यूमिनियम को Al से लिखते हैं, ठीक है। तो ये है। तांबा जिंक Zn से लिखते हैं, तांबे को किससे लिखते हैं, Zn से, जिंक से, Zn से लिखते हैं। तो तन्यता सबसे ज़्यादा किस इसमें पाई जाती है, सोने में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। इसका मैं एक पूरा लंबा वीडियो लेकर आ रहा हूँ, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। और प्रीवियस राशन कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका ऑथेंटिक बेस भी लेके आ रहा हूँ। ऑथेंटिक बेस का मतलब क्या है कि NCERT और राजस्थान व राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल उदयपुर ने जो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो साइंस है उससे एज इट इज क्वेश्चन उठाते हैं। कौन, राशन कर्मचारी चयन बोर्ड अपनी परीक्षा में वो एज इट इज लाइन उठाता है। मैंने ऑलरेडी 2 क्लास बना रखी हैं, पोषक तत्वों के बारे में और धातु अधातु के बारे में। उसमें मैंने प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं, उसका ऑथेंटिक सोर्स दिखाया मैंने। ठीक इसी प्रकार भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पर एक क्लास लेके आ रहा हूँ, जल्दी 2-3 दिन में आ जाएगी, ठीक है। तो कंप्लीट आएगी, उसको देख लेना। अब इस क्वेश्चन में बात कर लेते हैं अपने इसकी, भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था का में परिवर्तन होता है, उसकी रासायनिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। और भौतिक परिवर्तन के बारे में बात करें तो ये क्या है, उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय, उत्क्रमण मतलब होता है दोनों ही दिशाओं में चलता है, जा सकता है और जाकर वापस आ सकता है। पानी को बर्फ़ में बदल सकते हैं, बर्फ़ को पिघलाकर पानी में बदल सकते हैं। तो ये क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। लेकिन जैसे भोजन का पाचन करना रासायनिक परिवर्तन है, भोजन को पचा सकते हैं, पर जैसे एक रोटी खाई थी बड़ी वाली उसको वापस नहीं बना सकते, पच गया, पेट में चला गया। जिस प्रकार से फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि फल पक जाते हैं तो वापस उनको कच्चा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। जिसको वापस नहीं किया जा सकता वो रासायनिक परिवर्तन है, और इसको वापस जाके वापस ला सकते हैं वो भौतिक परिवर्तन है। सिंपल इतना समझ लेना, ठीक है। अब भौतिक परिवर्तन में वायु में मैग्नीशियम के तार का जलना बिल्कुल भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तार का जलना, ओके। गर्म करने पर प्लेटिनम का चमकना, प्लेटिनम तार का चमकना, लेकिन जैसे ही ठंडा होता है तो वो चमकना बंद कर देता है, तो यही भौतिक परिवर्तन है। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ये भी नहीं होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के साथ प्रवाहित करना, तो ये भी नहीं होगा। देखो ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहली बात ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। क्या है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक है। तो बता देता हूँ मैं ये रिएक्शन एक बार आपको। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के साथ गुजारते हैं, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में देखो, ये देख कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गुजारते हैं ना, तो ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और ये अविलय होता है, अघुलनशील होता है, ये घुलता नहीं है, अघुलनशील होता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया प्लस, देखो CO3A किधर गया तो H2O बचा, जल बच गया,
ओके। तो ये उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया जब विपरीत करते हैं ना, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaO का H2O के साथ करते हैं ना, तो यहाँ पर बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा निकलती है उष्मा क्षेपी, तो ये उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक है। ओके, ये नहीं है अघुलनशील, इसे बोलते हैं दूध या रंग देना। अगर आपने पढ़ा हो तो दूध या रंग होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट बिन बुझे हुए चूने पर, बुझे हुए चूने पर जब CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो दूध या रंग प्रदान करता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही होता है, घुलनशील होता है। जब देखो ये तो है बुझा हुआ चूना और ये है बिन भिजा हुआ चूना। बिन बुझा हुआ चूना, इसको मैं बता देता हूँ, लिख भी देता हूँ। CaO ये तो है बिन बुझा हुआ चूना, बिन बुझा चूना, ओके। और CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये है बुझा हुआ चूना। ये दो चीज़ याद रख लेना, ये बुझा चूना, ये बिन बुझा चूना। दूध या रंग होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। तो काफ़ी बार पूछ लिया है, ओके। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। चलो, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने पर चमकदार ज्वाला के साथ श्वेत रंग का बनना होता है, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम को वायु से तो Mg का O2 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो MgO बनता है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ओके। तो ये याद रख लेना।